एक रिएक्शन रह गई थी ना अल्कोहल से एल्केहाइड बनाने की, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन दिखानी थी, है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गई थी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में गैसियस स्टेट में जब है तब, और जब सॉलिड स्टेट में है तब, दोनों बात हो गई थी, है ना। आज हमें बात क्या करनी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केहाइड फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। चलिए फास्फोरस हैलाइड के साथ, तो आज का हमने रिएक्शन बताई थी कल, आपको उतना तो बता दिया था कि भाई पांडे जी बताएं, ROH प्लस PCl3 क्या देगा, RCl H3PO3। बैलेंस है ये रिएक्शन, नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। थ्री RCl लिखते हैं हम, यहाँ पर 3 लिखते हैं, ठीक है। हो गया बैलेंस, चेक कर लो एक बार, चेक कर लीजिए हो गया बैलेंस कि नहीं। क्यों भाई पांडे जी, धैर्य से आराम से चेक करिए, ठीक है। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, है ना। व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म आप लिखेंगे या बताएंगे आप, स्टेप हम लिखेंगे, ठीक है। कल हमने हिंट किया था, आप तो बेटा चली गई थी, बाकी लोग थे, क्या हिंट किया था हमने कि OH हटेगा नहीं, मतलब नहीं, इसकी जब मैकेनिज्म लिखेंगे आप ना, तो फास्फोरस से जुड़ने के बाद पहले फर्स्ट स्टेप बताइए, चलिए फिर आगे बताइए, हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, आर सिंगल बॉन्ड OH PCl3, यही ना। इसमें क्या बताया था हमने आपको कि ऑक्सीजन के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये स्पीशीज बना दें क्यों भाई। तो आर सिंगल बॉन्ड O के नीचे H लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड P, फिर Cl ये था ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही बनेगा क्यों भाई, सही है ये, नेगेटिव भी तो सही है, नेगेटिव भी तो, आप बताओ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा, यही होगा पक्का। यही होगा सर, यही होगा, उसके आगे आगे क्या स्टेप क्या होगा फिर, तो आगे हाइड्रोजन फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करके निकल जाएगा। बोलो नहीं, लिखो, लिख के बताओ, आप बताओ पहले लिख लो क्या होगा, अगला स्टेप बताओ। क्या होना चाहिए, लिखिए लिखिए लिखिए, राइटिंग का वर्क करिए आप।
अच्छा, अगले स्टेप में करें या यहीं करते हैं हम? तब यहीं कर दें स्टार्टिंग। जैसे ये यहाँ से यूँ निकालें, Cl माइनस निकल जाएगा। फॉस्फोरस क्लोरीन से जो जुड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा, तो ये अगर ये Cl शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? क्लोरीन लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो भाई, और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लेगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन चूंकि दिया है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन पर, लेकिन पी पर नहीं रहेगा। ये Cl निकल गया है ना, अब Cl निकल जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं रहेगा ना, तो ये चार्ज भी नहीं रहेगा, ये स्पीसीज बनेगी, ये बनेगी। तो यहाँ हम क्या लेते हैं? निकल जाएगा, है ना। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अनस्टेबल होगा ना, तो क्या होगा? हमने कहा था कि OH बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है इसमें। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो आपका फाइनल जो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है? H3PO। हालांकि स्ट्रक्चर इसकी ये होती है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड OH और H, ये होती है। लेकिन हम लिख कैसे दिए हैं इसको? POH, इस तरह से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बताने के लिए कि फॉस्फोरस के तीनों Cl अलग होकर के क्या जुड़ गए? तीन OH जुड़ गए, इससे सिमिलरिटी शो करने के लिए, है ना। तो ये OH तीन जोड़ना है इसमें, इसका मतलब है कि ये H तो अलग नहीं होगा ना, यहाँ OH तो किसके साथ जुड़ना है? E के साथ ही रहना है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ, है ना। होगा क्या? एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, इसका पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और एल्किल जो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर एल्किल पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो Cl से कंबाइन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। और क्या? P, एक Cl ये और एक ये OH, यही बनेगा ना, ये बना। अब फिर क्या होगा? फिर यही स्टेप रिपीट होगा। यही स्टेप का मतलब कि यहाँ PCl3 था, तो अब PCl2OH इस पर अटैक होगा, किसका? इसके साथ रिएक्शन होगी ROH की, नहीं होगा? फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो फिर एक RCl और बनेगा, एक Cl हट जाएगा, PClOH दो हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे नहीं। फिर जो ये बनेगा उस पर फिर ROH के साथ फिर रिएक्शन दिखाओगे, और एक Cl और जो बचा है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। और फिर ये जो बना है ये रीअरेंज होकर के ये इस फॉर्म में रहेगा, है ना। लिख लेंगे इसकी मैकेनिज्म, है ना। चलिए अगला मेथड एक और बताना है आपको। एक क्या दो मेथड है शायद, मुझे लगता है और बचे इसमें। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना। हेलोजन एक्सचेंज, इसके नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि हेलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब है। मिटा दे इसको। हेलोजन एक्सचेंज को बताएं कोई भी? शिवा बताओगी क्या? हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ा है आपने? नहीं सर। अच्छा, पढ़ा होगा बेटा। फैजान आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा?
प्रोसेस आप तो पढ़ी होगी कम से कम। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अच्छा, इससे नाम से क्या मतलब निकल रहा है हेलोजन एक्सचेंज? ऑलरेडी जो आप रिएक्शन में रिएक्टेंट लेंगे, अच्छा रिएक्टेंट से मतलब समझते हैं ना आप लोग? कोई रिएक्शन जब होती है, अगर रिएक्टेंट की परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे आप? कैसे डिफाइन करेंगे रिएक्टेंट? स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट लिए जाते हैं, सबस्ट्रेट ना बोलें तो? सबस्ट्रेट ना बोलें, कंपाउंड बोल सकते हैं। कंपाउंड बोले, कंपाउंड भी ना बोले तो और क्या कॉमन बोल सकते हैं? और क्या कॉमन शब्द यूज कर सकते हैं? भाई कोई रिएक्शन जब आप कराओगे तो कुछ तो पदार्थ लोगे ना, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है ना, है ना? एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो सब्सटेंस बोल दे ज्यादा बेटर है ना? तो जिन सब्सटेंसेस को लेके आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उन्हीं को रिएक्टेंट कहते हैं। जनरल डेफिनेशन यही है। और सब्सटेंस में जो रिएक्टेंट है उसमें जनरली ये होता है कि एक को सबस्ट्रेट मानते हैं और एक को रिएजेंट। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। जो स्पीसीज अटैक करती है, अटैकिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिएजेंट, और द स्पीसीज अटैक्ड बाय अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, है ना? ये तो पढ़ा है ना आपने, सबस्ट्रेट। तो आपका जो सबस्ट्रेट इसमें होगा, हमें लगता है जो रिएक्शन का नाम है, जैसा क्या मेथड जो हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन का एक्सचेंज होना, इसका मतलब है कि जो भी रिएक्टेंट आप ले रहे होंगे इसमें, उन दोनों में हेलोजन होगा, ये तय है, नहीं है? उन दोनों में हेलोजन होगा और उन हेलोजन के बीच में एक्सचेंज होगा, इसलिए इस मेथड को बोल रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है ना? फिंकेल्स्टीन, राइट। अब याद आ गया, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अच्छा, ये क्या है रिएक्शन? फिंकेल्स्टीन। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वो एल्किल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज की जाती है स्पेशली। ठीक है ना? तो इसमें करते क्या है हम लोग? क्या करते हैं? जो आप लेंगे ना वो एल्किल हैलाइड ही लेंगे इसमें, और एल्किल हैलाइड जो लेंगे उसमें क्या एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड क्या लेते हैं इस रिएक्शन में? एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि RBr भी ले सकते हैं, RCl भी ले सकते हैं। ठीक है ना? और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? NaI, नॉट आईडी, NaI से कराते हैं। ठीक है ना? NaI सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। ठीक है ना? और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन। ठीक है ना? सॉल्वेंट के रूप में इसको एसीटोन को लेते हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? निश्चित है कि हेलोजन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हेलोजन के बीच में एक्सचेंज होगा, अदला बदली, है ना? तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? RI प्लस NaBr। NaBr का प्रेसिपिटेट बनेगा? नहीं बनेगा? अरे बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा? एसीटोन में घुलनशील हो जाएगा। अब बताओ, आयनिक कंपाउंड है, लाइक डिसॉल्व लाइक, कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? यानी लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है? हाँ, पोलर, पोलर टू और नॉन पोलर, नॉन पोलर, है ना? हाँ, तो
पॉसिबिलिटी वैलिडिटी नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, नहीं रहेगा। और ये एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। इसकी भी रिएक्शन इसी से करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, NaI। क्या बनेगा, RI NaCl। ये भी जो है इनसॉल्युबल रहेगा, एसीटोन में नहीं रहेगा। पोलर है ये, कोवेलेंट कंपाउंड तो है, ये जानते हैं आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना एसीटोन, CH3COCH3, पोलरिटी है लेकिन कोवेलेंट भी उसके साथ, और एप्रोटेक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होगी। अच्छा, अब इसमें हम चेंज करें कुछ, इसमें कुछ चेंज करें, पढ़ा इसके आगे चेंज क्या करें। अगर इसमें हम RI ले लें क्या इसकी जगह, और यहाँ NaI की जगह ले लें NaBr, तो एसीटोन ले लें। और पांडे जी यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, हेलोजन एक्सचेंज। नहीं, यहाँ हेलोजन एक्सचेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, RI प्लस NaCl ले लें, एसीटोन, तो बन जाएगा क्या, RBr प्लस NaI बन जाएगा क्या। ये रिएक्शन होगी क्या ऐसे, नहीं होगी, पक्का। अच्छा, ये वाली ये हो जाएगी। अच्छा, इसे बन जाएगा क्या, RCl प्लस NaI, ये बन जाएगा। शिवा और कोशिश करें कि ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, मतलब इनकी तरफ से इन लोग जो दोनों लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होगी, ना ये होगी ना ये होगी। आपके हिसाब से अगर कहो तो हम इसको क्रॉस कर दें, इसके हिसाब से ये होगी। अब ये एक्सप्लेन करेंगे, ये रीजन देंगे अभी ये क्यों नहीं होगी, और आप रीजन देंगे कि ये नहीं होगी लेकिन ये होगी, ठीक है ना। अभी और लिख रहे हैं, अभी इसी पर बताना हो तो अभी बता दीजिए, नहीं तो और लिख दें, थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो, हैं, और लिख देना थोड़ा सा। ये तो क्लियर है ना, ये तो कंफर्म है, ये तो रिएक्शन, इसका नाम क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। और दिस रिएक्शन इज यूज्ड स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। इसमें जो हम लोग एल्किल हैलाइड लेंगे वो कौन से लेंगे, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड दोनों ले सकते हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। और दूसरा क्या रहेगा, NaI रहेगा, सोडियम आयोडाइड रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर हमने लिख दिया कि अगर हमने एल्किल हैलाइड जो लिया है, हाँ, यहाँ पे एसीटोन लेने की हीट की जरूरत नहीं होगी, नहीं ऐसे नॉर्मल हो जाएगी। वैसे हीट का लिख देते हैं, हैं, अरे इतना बहुत कंपल्सन नहीं है, बहुत कंपल्सन। अब इसमें ये रीजन दिए लेकिन कि आगे ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं, बताओ कैसे साफ करें, ये भी नहीं होगी ये भी नहीं होगी। अच्छा, पढ़ा नहीं है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक तो चेंज किया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम NaCl ले लें तो क्या होगी, अरे इसको लिखा रहने दें और NaI की जगह NaCl ले लें तो होगी, लिख देते हैं RBr प्लस NaCl एसीटोन
हीट का है, वैसे हीट लिखा रहता है रिएक्शन में, आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन होगी, या ये ले लें हम RCl प्लस NaBr करके, I की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ हमने Cl लिया तो यहाँ हमने Br कर दिया, यहाँ हमने Br लिया था तो यहाँ पे हमने Cl ले लिया, ये तो चेंज किया। तो क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर हमने क्या चेंज किया कि एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड की जगह क्या ले लिए, एल्किल आयोडाइड ले लिए, और फिर किससे रिएक्शन करा दिया, यहाँ पर NaBr, यहाँ पर NaCl से करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, तो यहाँ हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर ये हेलोजन है, इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर ये हेलोजन है, ये दूसरा हेलोजन ये है, इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा क्या, इसके बीच में हेलोजन में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर हेलोजन के बीच में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, इनके बीच में हेलोजन के बीच में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना बेटा। तो ये एसएस ने ये बोला कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शिवा ने भी बोला कि ये नहीं होगी, ये नहीं होगी रिएक्शन, क्यों, पांडे जी कह रहे हैं ये होगी, ये नहीं होगी, ऐसा मैंने ऊपर वाली बोली नहीं होगी। हाँ, तो वही क्रॉस किया ना, नहीं होगी, नीचे वाली होगी, नीचे वाली होगी। इनमें बताइए जरा, अगला आते हैं सबसे बात करें। अच्छा, रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले इस पर विचार करो। सॉल्वेंट ये है ना आपका, इसमें क्या बने थे, NaBr, और यहाँ क्या बना था, NaCl। जो रिएक्शन हो रही थी, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो पॉसिबल थी, उसमें जो बने थे ये NaBr NaCl, उनके लिए हमने क्या लिखा था कि ये जो बने हैं बाई प्रोडक्ट वो कैसे हैं, इनसॉल्युबल, है ना, ये इनसॉल्युबल हैं, ये तो यही बता दिया था हमने। जब इनसॉल्युबल है तो फिर आपने इन्हीं को लेकर के रिएक्शन कराना शुरू कर रहे हो आप। जो बने हैं, जो इनसॉल्युबल थे किसमें, एसीटोन में, उन्हीं को आप मीडियम क्या लिए हो, एसीटोन, उसमें रिएक्शन कराओगे इनके बीच में। अब आप ये तो कह रहे नहीं, आपको समझ आ गई बात, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है, ये इसके साथ रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये सॉल्युबल होगा, ऐसा क्यों, यस, इसमें जो है आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड के साथ, आयनिक कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट के साथ कहीं कहीं पर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है, नहीं होता है। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर, परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर की जब फजल्स रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, फजल्स रूल पढ़ा है ना, तो इसमें क्या होगा, आयनिक तो है लेकिन इसके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर है तो सॉल्वेंट भी तो हमारा कोवेलेंट है, नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं है, तो ये उसमें डिसॉल्व ये हो जाएगा, होगा तो ये रिएक्शन दे रहा है, ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलो इसका तो क्या होगा, पानी की ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो बात आई थी वो भले रीजन तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन दिमाग में था उनके, थोड़ी देर और रुकते तो बता देते सब लोग, ठीक है। अब इसकी बात कर लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ भी मंथन करिए। लिया तो है ही, हैं? NaCl ने लिया ही तो लिया है, हाँ, लिया तो वही है, तो फिर वो भी नहीं सॉल्वेबल नहीं है ना, नहीं है ना। और थोड़ा सोच लीजिए, शायद कुछ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो,
बन रही मे बी। नहीं बन रही। नहीं, थोड़ा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को अगर कंपेयर करोगे आप इन दोनों की एसीटोन में, तो इन दोनों की अगर कंपेयर करोगे तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा, होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा अंतर, नहीं होगा। तो बहुत कम परसेंटेज में किस केस में संभावना है, NaCl में तो संभावना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। कहाँ उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है? बिल्कुल वहाँ तो संभव ही नहीं है कोवलेंट कैरेक्टर है। लेकिन उसकी तुलना में अगर NaBr की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में रिएक्शन को करके थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ इस वाले में संभव है। बहुत इजी वे में रिएक्शन नहीं होनी है, लेकिन अगर इन दोनों में पूछते हैं कुछ तो थोड़ा सा संभावना यहाँ बनती है। इस केस में NaBr के केस, ठीक है ना। जब इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें, कंपैरेटिव स्टडी की बात आएगी, तब हम वहाँ कह सकते हैं कि इसकी तुलना में यहाँ थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद और एक और कौन सा नाम ले रहे हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्या होती है? एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड ही लेंगे, और इससे क्या बनाएंगे हम? इसी का पार्ट है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में ही आता है ये भी, ये रिएक्शन भी आती है। लेकिन उसमें क्या लेते हैं आप? NaI की जगह इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, और सीधा कहें तो मेटल फ्लोराइड्स ले लेते हैं, है ना। जैसे क्या लिया था? AgF, और इसकी जगह और भी ले सकते हैं कोई, SbF3, है ना, SbF3 भी ले सकते हैं। तो AgF लेंगे यहाँ पर, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? RBr से, RCl से नहीं है। RBr भी ले सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एल्किल क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, ठीक है। और AgF से रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा ये? एल्किल। तो ये फ्लोराइड बनाने का है, एल्किल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। इसका नाम क्या दिया गया था? एक और हम रिएजेंट भूल गए हैं, आपको याद होगा, SOCl2 के साथ भी होती है ना। SOCl2 के साथ वो तो और अच्छा, कौन सा मेथड कहलाता है? वो नाम है उसका डार्जेंस मेथड, है ना, बेस्ट मेथड है। इसकी प्रिपरेशन के लिए एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड बल्कि कहिए, एल्किल क्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड है। तो उसमें क्या होता है? SOCl2 से रिएक्शन का, इसका नाम क्या है SOCl2 का? क्या? थायोनिल क्लोराइड, राइट। इससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी मैकेनिज्म बता पाओगे? जरूरत नहीं है मैकेनिज्म की। क्या बनेगा रिएक्शन प्रोडक्ट, क्या बनेगा? HCl बनेगा, और लिखिए रिएक्शन लिखिए, फटाफट लिखिए, एक बार लिख लीजिए यहाँ से। एल्कोहल की किससे क्रिया करा रहे हैं? SOCl2 से। बताइएगा क्या है? तो स्वार्ट्स जो रिएक्शन है वो, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एल्किल फ्लोराइड बनाने में, है ना। और ये चूंकि ये भी रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी होगा, लेकिन ये सेफ है, इसको मतलब सेफ्टी से इस रिएक्शन को कराया जा सकता है ना। तो ये बहुत स्पेशल रिएक्शंस हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा आप।
लिखा भैया वो रिएक्शन अल्कोहल का SOCl2 के साथ। चलिए बता दीजिए क्या बना। ROH प्लस SOCl2 क्या देगा? ये तो तय है कि RCl बनना ही बनना है। बस प्रोडक्ट भर बता दीजिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, RCl लिख देते हैं। HCl लिख दें। चलिए और SO3 लिख दें। जो बोलोगे हम लिख दे रहे हैं, फिर आप ही बताना क्या करना है। लिखते हम आपकी बात इसलिए है कि आप जो बोले हैं वो देखें, फिर अगर करेक्शन हो तो बताएं, नहीं है तो सही है तो सही। आप बताइए सही है, एक बार देख लीजिए। अभी हमारी तरफ से नहीं हम कह रहे कि सही है गलत है, ठीक है ना, आपको तय करना है। पांडे जी सही है? देख लो अच्छी तरह से, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आप चाहते हैं आपका जो है ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा बढ़े, इसलिए हम आपको फोकस करते हैं बार बार। डिमोरलाइज करना हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल ये है कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। जरूरत है जिसको जिस चीज की वो। देखो भैया क्या लग रहा है, बैलेंस है, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। सही है, ओके। अच्छा रिएक्शन सही देखिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो, तो ये कैसे चेक करते हैं? जैसे हम लिखते हैं H2 प्लस I2 gives 2HI। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो भी सही है। क्यों गलत है? बैलेंस नहीं है। कैसे पता लगा कि बैलेंस नहीं है? क्या बराबर नहीं है? मतलब यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ 3 हो गए। हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ 3 हो गए। उसमें भी तो देख लो बेटा, वो तो बैलेंस है। बैलेंस है, क्या हो गया सबको? ये जादू सा हो गया क्या कि SO3 लिखा हो गया? हाँ वही हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं बार बार। ऐसा क्या अंधकार छा गया? सभी के वो कह नहीं सही है, वो भी कह रहा सही है। यहाँ तो खैर हमने भी नहीं पूछा, लेकिन हाँ फैजान से भी नहीं पूछा है, तो पकड़ में आना भी है पांडे जी। क्या SO2 आएगा? ठीक सही है, आप बैलेंस है, अब करेक्ट है, ठीक है ना। तो SO2 बनेगा, HCl बनेगा और एल्काइल। मैकेनिज्म भी इसकी हमें लगता बता दोगे आप। हाँ क्या होनी चाहिए अपने हिसाब से बताओ। ठीक है, लेकिन से मैकेनिज्म की बात चल रही है। एक्चुअल में आप मैकेनिज्म के बारे में जानते हो क्या होती है? व्हाट इज मैकेनिज्म? पहले तो उसको समझ लीजिए आप। दिमाग में चूंकि बड़ा हुआ है मैकेनिज्म का, है ना, और कारण क्या है ना कि हमारा माइंडसेट नहीं हो पा रहा उसमें। कहीं कहीं हम लोग रीजन दे देते हैं चीज़ों का, कहीं कहीं नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो मैकेनिज्म को पहले समझो कि है क्या। अच्छा क्या होती है मैकेनिज्म, आप बताएं अपनी लेवल से जो जानते हैं। जस्ट मैकेनिज्म किसे कहते हैं? रिएक्शन की मैकेनिज्म को कैसे परिभाषित करते हैं, इसको बताओ हमें बस। जस्ट आपका हम ब्रेन वॉश करते हैं थोड़ा सा, तो दिमाग से जो टेंशन है वो हट जाएगा मैकेनिज्म, है ना। जैसे हमें पता है कि हम यहाँ आएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। जब भी पता लग जाएगा कि नहीं हम जाना है और डांट खाना है, जाना है और डांट खाना है, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमारी दिक्कत समस्या खत्म हो जाएगी, उलझन खत्म हो जाएगी। हमें पता ही नहीं है कि डांट खाना है, हम चले आ रहे और डांट खा जा रहे, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। अनएक्सपेक्टेड जब चीजें आती हैं तो लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो हमें पता है कि नहीं ऐसा होना ही है, ये तो ऐसा होता ही है, तो हमारा माइंडसेट वैसा हो जाएगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम
नहीं होगी, और आसान एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाता है। मैकेनिज्म कहते किसे हैं? व्हाट इज मैकेनिज्म? किस तरह का, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ना। उसके बीच के स्टेप्स। तो कोई रिएक्शन हो सकता है एक स्टेप में पूरी हो जाए, कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में पूरी हो, है ना। एक स्टेप में जो रिएक्शन पूरी हो जाती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनका कोई नाम है, कैटेगरीज। नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इसके बेस पर रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब आप उसको लिस्ट ना करो यूनिमॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कोई अभी यहाँ संबंध नहीं है। आपने नाम सुना है, आपने बोलेंगे तो याद आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन, नाम याद आ गया ना। एलिमेंट्री या इसी को बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये किसके बेस पर डिवीजन किया गया? नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। याद आ गया? तो एलिमेंट्री में केवल एक स्टेप में जो रिएक्शन पूरी होती है वही एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन कहलाती है। और जनरली इनमें क्या देखा गया कि जो वन स्टेप रिएक्शन होती है उनका जो पहला स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। वही रिएक्शन, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा या एक से ज्यादा स्टेप है उसमें भी स्लो है, तो उसमें जो स्लोएस्ट होगा वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है ना। ये सुना है आपने, अब याद आ गया। तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, और एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो एक कोई स्टेप स्लो हो सकता है, कोई स्टेप फास्ट स्टेप हो सकता है। और उसमें जो स्लो स्टेप होगा उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये पता करना कि कोई रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है, कितने स्टेप में हो रही है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितने स्टेप लग रहे हैं, और कौन सा स्टेप उसमें स्लो है, कौन सा फास्ट है, ये पता करना पहली बात। दूसरा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये भी कहा गया है कि जब एक से ज्यादा स्टेप्स हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अन्य कई पदार्थ भी, अन्य कई स्पीसीज भी बनेंगी, नहीं बनेंगी? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के दौरान अदर जो स्पीसीज बनती हैं उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। तो ये भी पता करना कि रिएक्शन में कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप है, इतना अगर पता है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म पता है आप, ठीक है ना। अब आ जाएगी बात कि मैकेनिज्म ये हाइपोथेटिकल होता है ना। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब जो प्रोडक्ट बना है किन कंडीशन में बना है, क्या उसका केमिकल एनवायरनमेंट था, कभी कभी आप देखते हैं टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, उसकी जो रिएक्शन की कंडीशन है उसमें चेंज कर ली तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, नहीं होता है। तो रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें बन गया, तो बना कैसे, उस पोजीशन में पहुंचा कैसे, इसको पता करने के लिए लोग उसमें रिसर्च करते हैं कि क्या हुआ होगा। ये यहां से निकला है, यहां ये जुड़ा है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, पहले ये ब्रेक हुआ होगा, कौन किसकी पॉसिबिलिटी है, क्या स्थिति रही होगी, जो रिएजेंट है उसने क्या किया होगा, अदर स्पीसीज का क्या रोल रहा होगा, उसका नेचर क्या है, जिस पर अटैक हो रहा है उसका नेचर क्या है, उसमें जो अदर एटम जुड़े हैं उनका नेचर क्या है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है, बॉन्ड नेचर अलग अलग होगा कि नहीं होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा, तो सारे फैक्टर्स का रोल होता है और मिला जुला जो इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो मिला जो है वो तो फिक्स है, ये मिला, लेकिन वो ऐसे मिला होगा इसकी कल्पना करना है ना। और फिर जो आपको है कि ऐसा होना चाहिए इस रिएक्शन में, ये टूटेगा, ये कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और आपने ये जो इमेजिन किया ना कि कार्बोकैटायन बनना चाहिए, टर्शरी बनना चाहिए कि सेकेंडरी बनना चाहिए, हाँ, या फ्री रेडिकल बनना चाहिए, और फिर आप उसको एक्सपेरिमेंटली
डिटरमिनली करेंगे। आप कह रहे हैं कि इसमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और आप एक्सपेरिमेंटली जब उसको डिटेक्ट करेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो कार्बोकैटायन बना कि नहीं बना, अगर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स या प्रूफ ये देते हैं कि हाँ बन रहा है, तो आपका जो इमेजिन किया हुआ बात है वो सही है, जो आप प्रपोज कर रहे हैं उसकी मैकेनिज्म वो सही है, उससे मैं जो आप सोच रहे हैं और वही एक्सपेरिमेंट करने पर आपको प्रूफ भी मिल रहा है, उसकी एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो आपकी प्रपोज की गई मैकेनिज्म सही है ना। तो पहले घटित हुआ है कि ये बन गया है, फिर वो बना कैसे उसको हम लोग प्रपोज करते हैं, लोग जो मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं कि इसकी ये होनी चाहिए मैकेनिज्म, है ना। और इसलिए आपको कहीं कहीं पर ये देखा होगा कि उस एक व्यक्ति ने उसको ये मैकेनिज्म ये प्रपोज करी, दूसरा कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कहीं कहीं पर इस तरह की भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी बुक्स में, है ना। तो क्लियर ना ये, तो मैकेनिज्म तो जो हो चुका है, घटित हो चुका है, उसी को आप क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली जो है कि प्लान करते हैं ऐसा हुआ होगा, फिर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन रह गई है भैया? हंस डिकर करके कोई है रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। हाँ, हंस डिकर पढ़िए, हंस डिकर पढ़िए, HUNSDIECKER। ये रिएक्शन का नाम सुना है बेटा? सुने हैं? ये स्पेशली किसके लिए यूज की जाती है? बोलो, इस रिएक्शन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बोलो, सुनना चाहते हैं? RCL इसका रिएजेंट SO2Cl और बेंजीन। इसमें वे एरोमेटिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एल्केन हाइड की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक में भी यूज होता है, आप वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एल्केन हाइड की बात कर रहे हैं ना अभी हम, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, है ना। वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन बनाने की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ना कि एराइल हैलाइड, ठीक है ना। इसका नाम नहीं सुना आपने? सुना है, आप बताएं फैजान। ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड। इसमें लेते क्या हैं? इसमें रिएक्शन में क्या लेते हैं? और एक चीज बता दें, इसमें इस रिएक्शन में एक्चुअल में हम लोग एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, और जो सबस्ट्रेट लेंगे आप, इसमें जो रिएक्टेंट लेंगे वो एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, फैटी एसिड का, है ना, फैटी एसिड। तो हायर लॉन्ग चेन एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। लॉन्ग चेन मतलब बड़ी कार्बन श्रृंखला वाले एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड या फैटी एसिड्स का सिल्वर सॉल्ट लेंगे आप। एसिड का सूत्र जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला RCOOH, यही होता है ना। तो RCOH थे तो एसिड है, एसिड की रिएक्शन किससे करा दें हम? बेस से, तब सॉल्ट मिलेगा। एसिड की रिएक्शन किससे कराएं? बेस से, तो सॉल्ट बनेगा। हमें सॉल्ट किसका चाहिए? सिल्वर सॉल्ट चाहिए, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो RC≡OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हम किससे करा दें? AgOH बेस। क्यों लिया AgOH?
क्योंकि हमें सिल्वर सॉल्ट चाहिए था इसका, है ना। तो क्या बनेगा, यस, RC⋯OOAG। तो AG पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, ऐसे ना, क्यों भाई, RCOOAG, यही बनेगा ना। दिस इज द ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हुआ ना। अब इसकी जो ये बना है RC⋯OOAG, इसकी आप ब्रोमीन से क्रिया करा दीजिए, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है ना, CCl4, और हीट कर दीजिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेकर के इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या बनेगा, अंडरस्टूड है क्या बनना है, बोलो। एल्किल ब्रोमाइड तो बनना ही बनना है, ये तो तय है। तो R और एक Br2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हैं ना। तो एक Br इससे जुड़ जाएगा, R से क्या बन जाएगा, RBr प्लस AgBr बिल्कुल ठीक, CO2 गैस बनेगी। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहां पर जो आपने सिल्वर सॉल्ट लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें जितने कार्बन थे उससे एक कम वाला एल्किल ब्रोमाइड मिला है, नहीं मिला है। R में जितने कार्बन रहे होंगे उतने तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ये जो C था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला गया, तो जो इसमें एसिड में जितने थे इसमें कार्बन, उससे एसिड के सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट में जितने कार्बन थे उससे एक कम था। तो कार्बन चेन में कार्बन परमाणु संख्या कम करने में भी इस रिएक्शन का हम लोग यूज करें। कहीं पर अगर ऐसा बनाना होगा, हायर से हमें लोअर में जाना होगा एल्किल हैलाइड बनाने में, तो उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हैं। ये रिएक्शन लिख लिया आपने, लिख लो शिवा, फिर इसका आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म बताइए कशिश, क्या होना चाहिए। ये दो प्रश्न हमारे बताना है। इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होगी उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा होगा, फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल बताओ आप। किससे अनुमान लगाते हैं हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, कुछ उसमें दिख रहा है एक का फैक्टर, कोई हीट कर रहे हैं। दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, नॉन पोलर लिया है आपने, लिया है, तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करते हैं, नहीं करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें। अब सिल्वर सॉल्ट लिया आपने, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, इस कंडीशन में कराई, एल्किल ब्रोमाइड बना, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करते हैं, यही लेते हैं फिर से RC⋯OOAG, और यहां पर ले लेते हैं ब्रोमीन की जगह I2, कंडीशन वही है। क्या बन जाएगा, हमारी बातों पे गौर किया होगा अगर आपने, तो क्या हमने क्या कहा था कि इस रिएक्शन का उपयोग हम किसके लिए, स्पेशली फॉर एल्किल ब्रोमाइड बनाने, है ना। तो इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो आयोडाइड बनेगा, और आयोडाइड के लिए तो ये है ना, तो ये तो तय है कि ये नहीं होगी, है ना। तो ये लग रही है,
हुंस-डीकर रिएक्शन जैसी, लेकिन होगी नहीं। और इसमें एल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा, क्योंकि हुंस-डीकर रिएक्शन एल्किल आयोडाइड के लिए है ही नहीं। ठीक, दूसरा याद रखने के लिए, तो आखिर इसमें बनेगा क्या, इसमें आखिर बनेगा क्या? अगर ये आ जाए तो यही लिखाओगे फट से तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, अगर आ गया तो इससे कंपेयर करते हुए, है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये नहीं बनेगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि आपको दिमाग में बैठा है कि एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए है ये, तो ये तो नहीं बनेगा। इतना तो तय हो गया, तो आखिर बनेगा क्या फिर? हिंट करे दे रहे, AgI बनेगा इसमें, एक प्रोडक्ट बता दिया, AgI बनेगा, तब क्या बनना चाहिए और सोचो। RCO नेगेटिव जी, RC प्रोडक्ट तो बताना पड़ेगा, और 2AgI बनेगा, दो है ना, I 2 है और AgI बनना है, तो सिल्वर भी दो चाहिए, नहीं चाहिए? सिल्वर भी दो चाहिए। जब I 2 है तो Ag भी दो चाहिए, जिसमें हमें दो से दुगुना करना नहीं पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल के लिए नहीं पड़ेंगे। अच्छा, और ये बनेगा क्या, ये बता दिया, 2AgI बनेगा। अब क्या बच रहा है? उसकी मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म अलग है, जब वो रिएक्शन ही नहीं है ये, तो मैकेनिज्म उसकी इसकी मैच नहीं करेगी। एस्टर बनता है इसमें, ध्यान रखना, एस्टर बनेगा इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। AgI निकले, 2AgI निकला, और एक मॉलिक्यूल CO2 का निकलेगा। अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको जोड़ दो आपस में, जो बनेगा तो बन जाएगा। एक CO2 भी जोड़ निकाल लीजिए, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखने के लिए आप क्या करिएगा, पहली बात तो ये है कि इससे मिलती जुलती ये लग रही है, सिमिलर लग रही है, यही इसको पढ़ा, इसके बाद ये दे दिया, तो आपको सीधा लगेगा कि इसमें I जुड़ जाएगा। तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो कि ये I जोड़ने के लिए नहीं है, ठीक। तो I तो जोड़ना नहीं है, किससे, R से, एल्किल ग्रुप से, पहली बात। दूसरा, तो बनेगा क्या, उसके लिए याद रखिए कि हमें इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, सिल्वर आयोडाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, दो चीजें, है ना। तो फिर बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो एस्टर ही बनेगा। तो क्या लिखते हैं हम, RCOOR। बैलेंस है क्या रिएक्शन, पंडित जी देख लो बैलेंस्ड है कि नहीं केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, है ना। तो ये याद रखिए कि हुंस-डीकर रिएक्शन नहीं है, पहली बात, और इसमें उसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो एस्टर बनता है, ना कि एल्किल आयोडाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट, और कोई बची रिएक्शन नहीं बची। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। प्रिपरेशन खत्म, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन के मेथड खत्म। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। अब प्रॉपर्टीज कह दिया तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक से हम बात कर रहे हैं। किसी भी एल्किल हैलाइड क्या है, सब्सटेंस है ना, नहीं है, एल्किल हैलाइड सब्सटेंस है ना। तो किसी भी सब्सटेंस की कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है इन जनरल, जो आप लोग पढ़ते हैं, दो, कौन कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग जल्दी ज़्यादा कुछ डिस्कस करते नहीं हैं, है ना, उनको सीधा सीधा आपको पढ़ना रहता है कि इसका ये वैल्यू ये है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या बताते हैं, किसी भी सब्सटेंस की
हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं, डेंसिटी बताते हैं, विस्कोसिटी बताते हैं, सरफेस टेंशन बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, यही सब तो बताते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताते हैं कि ये सब्सटेंस अन्य किसी सब्सटेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट करके क्या देगा, है ना, कौन सा नया सब्सटेंस बनाएगा, वो किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन कर दीजिए, ये दोनों में भिन्नता बता दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है, तो क्या बताएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? दूसरी चीज, दूसरे शब्दों में हम कहें कि सीधा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, किन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे, किन प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे, ठीक है ना? क्या क्राइटेरिया है कि इसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, कोई भी प्रॉपर्टी लिखते तो आप क्या कहोगे, ये इस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, नहीं है? तो आपने किस आधार पर कह दिया इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये नहीं है, ये तय है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? आता नहीं है ये एग्जाम में, ये तो हमें पता है, नीट में नहीं आता है। ये थोड़ी ना आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करिए, ये नहीं आएगा। लेकिन जानना चाहिए थोड़ा सा, और भूलना भी नहीं चाहिए, एक बार पढ़ लिया तो। जल्दी से बताओ बेटा, हमारी प्रॉपर्टी जानते हो क्या है? नहीं, क्यों नहीं जानते? ये प्रॉपर्टी है, एक हो गया कि केमिस्ट्री पढ़ाते, एक लक्षण, कई लक्षण होते हैं ना, कई गुण होते हैं ना। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, कई गुण होते हैं सबके। तो हमारे गुण, हमारी प्रॉपर्टीज का अध्ययन आपने किया है, इतने दिन से पढ़ा रहे तो अध्ययन तो किया ही है। और गिनवाना शुरू कर दो तो अभी आप लिख दोगे डायरी में ढेर सारे, ये इनके सोनी सर की ये प्रॉपर्टी है, इनके सोनी सर की ये प्रॉपर्टी है, ये कई प्रॉपर्टी लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, है ना? तो वो प्रॉपर्टी आपने निकाली कहाँ से? अध्ययन किया, ऑब्जर्व किया, अध्ययन किया ना, उसका पता किया। सोनी सर गुस्सा कब आती है, पता है आपको सोनी सर गुस्सा कब करेंगे, वो आपने पता कर लिया है, नहीं पता कर लिया? सोनी सर जल्दी गुस्सा करते हैं कि देर से गुस्सा करते हैं, ये भी पता है। दूसरा व्यक्ति होगा तो उसके बारे में भी आपको पता होगा कि ये जल्दी गुस्सा होता है कि सोनी सर की तुलना में ज्यादा देर में गुस्सा होता है, सोनी सर ज्यादा जल्दी गुस्सा होते हैं, ठीक है? तो ये गुण पता किया ना, आखिर अध्ययन किया ना। इस तरह सब्सटेंस की भी प्रॉपर्टीज का जब हम अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा। वाटर 100 पर बॉइल करता है तो किसी न किसी ने पता किया, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल करता है तो किसी ने पता किया होगा ना, कि देखें अच्छा एल्कोहल को उबाल के कि कितने टेम्परेचर पर बॉइल करता है, तो हीट किया होगा, थर्मोमीटर लगाया होगा, फिर जिस टेम्परेचर पर उसकी बॉइलिंग शुरू हुई उस टेम्परेचर को नोट कर लिया उसने, फिर वाटर को लिया कि वाटर देखें कितने पे बॉइल कर रहा है, ऐसे किया होगा ना, नहीं है? तो उसने वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का भी बता दिया बॉइलिंग पॉइंट, तो उनके गुण बताए ना। तो इन गुणों के निर्धारण में बॉइलिंग पॉइंट बताया उसने वाटर का या अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बताया, तो इसका पता करने में, इस गुण का पता करने में क्या वाटर वाटर नहीं रहेगा? क्या रहेगा? इथाइल अल्कोहल नहीं रहेगा? क्या रहेगा? पदार्थ वही रहेगा, नहीं है? पदार्थ चेंज नहीं होगा। और इस प्रॉपर्टी का निर्धारण कर लिया आपने, किसकी? बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट ये एक ऐसा गुण है पदार्थ का कि जिसके निर्धारण में पदार्थ का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, पदार्थ चेंज नहीं होता है, पदार्थ वही रहता है ना? जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तुमने गैस को लिया, हमने हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पर, तो कोई दूसरा सब्सटेंस बन गया। तो जो मेन सब्सटेंस है, जो मूल पदार्थ है, वही चेंज हो गया, यानी कि उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, एक नया सब्सटेंस मिल गया, है ना? तो पता तो लग गया क्या कि इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर तो ये मिलेगा, पता तो लग गया गुण। लेकिन इस गुण के पता करने में क्या हुआ, पदार्थ का
कंपोजिशन ही चेंज हो गया, पदार्थ ही बदल गया। तो इस गुण को कहाँ रखोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। तो हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग किस किस तरह की रिएक्शंस ये देते हैं एल्केल हैलाइड, उनकी बात करेंगे। तो आपने सुना होगा कि कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं है? एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। और अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? कितने प्रकार की होती हैं ये जानते हैं आप? क्यों? दो ही बस, SN1 SN2। अच्छा, SNI की बात अब उस दिन चर्चा किए थे हम लोग, हालांकि वो वेरी क्लोज टू SN किसके? SN2 के, है ना। लेकिन SNI अलग से कैटेगराइज कर दिया उसको। और SN AR, SNAR, इसका क्या मतलब होता है? उसको सर स्पेसिफाई किया गया इसी नाम से। स्पेसिफाई नहीं किया गया। SNAR क्या बेटा? बस छोड़ रहे हैं 2 मिनट, हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। है टाइम ना 5 मिनट का है, 5 मिनट और डिस्कस कर लें फटाफट। SN1 SN2 की बात कर लें, है ना। तो इसमें बात आएगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी, है ना। SN1 SN2 में नहीं आएगी। अंतर जब बताएंगे क्या डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी बात आएगी, नहीं आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है इसकी बात आएगी, है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात आएगी। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट आएगा थोड़ा सा, नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं आप? क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जो SN1 रिएक्शन है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इसमें जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटायन, है ना। तो निश्चित है कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा, है ना। और कार्बोकैटायन मिलेगा किससे? आप एल्केल हैलाइड जो लिए हो ना, RH, इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना। तो ये ब्रेक करेगा तो R पॉजिटिव और X नेगेटिव। R पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन, नहीं है। तो कार्बोकैटायन जो मिलेगा वो किससे मिलेगा? RH से। तो RH की कंसंट्रेशन पर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, है ना। और RH क्या है? सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इसका X निकल के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा, इसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप, और जो जुड़ेगा उसको बोलेंगे इनकमिंग ग्रुप, है ना। तो वो भी कोई न्यूक्लियोफाइल ही होगा ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल का हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, है ना। तो जो जुड़ेगा इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपको किससे मिलेगा? रिएजेंट से। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट निर्भर नहीं करेगा, केवल सबस्ट्रेट एल्केल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट निर्भर करेगा। एक ही सब्सटेंस पर, एक ही रिएक्टेंट पर निर्भर कर रहा है। उस पर पावर कितनी है? 1। अब किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालते हैं हम लोग, वो किससे निकालते हैं? उस रिएक्शन का क्या पता होना चाहिए? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उस रिएक्शन का रेट इक्वेशन, वेग समीकरण, या उसी को क्या बोलते हैं? रेट लॉ, वेग नियम या वेग समीकरण पता होना चाहिए। बिना इसके आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को नहीं बता सकते। और ये जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन होता है या रेट लॉ होता है, इट इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, आप देख करके डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे हम ये लिख दें यहाँ CH3CHO, CH3CHO,
इसमें हम रिएक्शन लिख दें और ये हीट करने पर CH4 प्लस CO दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दे रहा है। ये रिएक्शन लिख दी हमने, मान लीजिए। और आपसे पूछा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखने से आपको लग रहा है कि रेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? K कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO और पावर 1, एक मॉलिक्यूल है तो एक लिख दिया। देखने से ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और अगर यही सही है, इसका रेट इक्वेशन यही है, इस पर पावर यहाँ 1 है, तो फिर ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। लेकिन अगर ये 1 है पावर इस पर, तो होना क्या चाहिए कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन दुगनी करें तो रेट कितना होना चाहिए? दोगुना होना चाहिए। अगर इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की दुगनी कर दी जाए और रिएक्शन का रेट भी दुगना हो जाए, तो इसका मतलब इस पर पावर 1 है, और 1 है इसका मतलब ये समीकरण इसका सही है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें देखा ये गया कि एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन को अगर हम दुगना कर रहे हैं तो रेट दुगना नहीं हो रहा, दुगने से भी ज्यादा हो रहा है। कंसंट्रेशन दुगनी कर रहे हैं लेकिन रेट दुगने से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि इस पर पावर 1 नहीं है। और कितनी आई जब एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन किया तो 3/2 या 1.5। तो इस पर पावर देखने में लग रहा था आपको कितनी होनी चाहिए? रिएक्शन को देखिए 1 होनी चाहिए थी, लेकिन 1 नहीं। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन है उस पर जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और वास्तव में निर्धारण किसका करते हैं हम? इसमें अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है उसमें अभिकारक पदार्थ के जो सांद्रता पद हैं उस पर जो घात लगी हैं उसका निर्धारण करते हैं कि घात कितनी है, 1 है कि 2 है कि 3 है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे निर्धारित होगा? एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और वेग समीकरण होता क्या है? जैसे हम लिखें बेटा, बस क्लियर कर लिए इतनी सी बात, रेट इज इक्वल टू K CH3CHO, पावर 1 लिख दिया हमने यहाँ, और रेट इज इक्वल टू K CH3CHO ये लिख दिया, उस पर लिख दिया पावर 3/2। इसमें से किसको आप रेट इक्वेशन कहोगे? दोनों रेट इक्वेशन है। रेट को बता रहे हैं रेट इक्वेशन जिसमें रेट लिखा है, क्यों नहीं? ऐसा नहीं। किसको कहेंगे रेट इक्वेशन? इसको कहेंगे कि इसको कहेंगे? इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन ये कहेंगे आप, ये कहेंगे। जी, इसका इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन या रेट लॉ ये होगा, ना कि ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है रेट का वो अभिकारक पदार्थ की मोलर सांद्रता और अभिक्रिया के बीच जो वास्तविक रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन है, उसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है? कैसे नहीं कर रहा है एक्चुअल रिलेशन को? क्योंकि अगर एक्चुअल रिलेशन को प्रदर्शित करता तो इसकी कंसंट्रेशन दुगनी करने पर रेट भी दुगना होना चाहिए था। ऐसा जबकि एक्सपेरिमेंटली नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? दुगने करने पर रेट भी दुगने से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन है इस अभिक्रिया का, ये जो वेग समीकरण है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता तथा अभिक्रिया के वेग के बीच वास्तविक संबंध को बता रहा है। उसी को हम कहेंगे क्या? वेग समीकरण। और वेग समीकरण में अभिकारक पदार्थ का सांद्रता पद ये है, इस पर जो घात लगी है उसका निर्धारण हमने किससे किया है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक पदार्थों के सांद्रता पदों पर लगी घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं A + B गिव्स प्रोडक्ट, बस एक मिनट टाइम की, तो इसका हम लिख दें आपसे रेट इक्वेशन है K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y,
है, जनरल हमने लिख दिया। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण ये है, और x और y क्या है? इस वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पदों पर लगी घातें हैं। अब x का मान कितना है, y का मान कितना है, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमिन कर लेंगे। उसकी तरीका मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ा होगा, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है ना। चलिए, तो इसमें आपसे पूछो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी, x प्लस वाई। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A reactant A, x. What will be the order of reaction with respect to reactant B, y. Overall order of reaction x plus y, है ना। तो इसमें जो SN1 रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिएक्शन का रेट होगा वो केवल एक रिएक्टेंट, कौन सा, सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, और उस पर जो पावर आती है उसके रेट इक्वेशन में वो पावर 1। एक ही मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व है, वही स्लो स्टेप है उसका, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए आप कह देते हैं उसको क्या, यूनिमॉलिक्यूलर। वास्तव में जो है मॉलिक्यूल के बेस पर थोड़ी ना होता है, मेन क्या है, ऑर्डर उसका फर्स्ट है, ठीक है ना। चलिए इसको डिस्कस करेंगे कल। अरे पांडे जी आप ही करिए, उठिए, अरे शर्माओ मत करो, अब तो बंद कल कर दिए थे तो आज तो बंद करना ही है।